नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल जीके फास्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पिछले वीडियो में दो मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा की है, जिसमें से एक समता का अधिकार, जिसे समानता का अधिकार भी कहते हैं, और दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। आज हम तीसरा जो मौलिक अधिकार है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तीसरा जो मौलिक अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार। शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार। शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 23 व 24 में किया गया है। अनुच्छेद 23 में कहा गया है अनुच्छेद 23 में कहा गया है बेगार प्रथा, बलात्सरम का क्या किया गया है? निषेध किया गया है। यानी किसी के आप जब वो बेगार करता है तो उसकी बेगार नहीं रख सकते, क्योंकि पहले जो राजशाही शासन था उस राजशाही शासन में जो मजदूर था उसकी मजदूरी रख ली जाती थी और उसे थोड़े पैसे क्या दे दिए जाते थे? पैसे नहीं देते थे, बल्कि उसे काम कराते थे, क्योंकि वो किसान कर्ज ले लेता था और वो कर्ज साहूकार का जीवन पर्यंत नहीं चुका पाता था, तो उस समय उसकी बेगार नहीं दी जाती। बलात्सरम, किसी से आप जबरदस्ती कार्य नहीं करवा सकते। सरकार के द्वारा 8 घंटे निश्चित किए गए हैं। 8 घंटे क्या किए गए? निश्चित किए गए हैं। अगर 8 घंटे के बाद काम करता है तो उसे अलग से मजदूरी दी जाएगी। फिर आता है आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 में बाल श्रम का निषेध किया गया है। बाल श्रम का निषेध किया गया है। बाल श्रम का निषेध से मतलब है कि जो 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाएं हैं उनको जोखिम भरे कार्य नहीं करवाए जा सकते। इसके अलावा इस शोषण के विरुद्ध जो मूल अधिकार है इसमें 3 संशोधन और किए गए। जैसे पहले स्त्री या जो लड़कियां हैं, इन लड़कियों की खरीद फरोख्त होती थी। क्या होती थी? खरीद फरोख्त होती थी। तो इस पर 1956 के द्वारा एक्ट बनाया गया। इस एक्ट के तहत स्त्रियों की खरीद फरोख्त पर क्या लगाएगी? रोक लगाएगी। फिर दूसरा कानून इसमें बना 1976 में। 1976 में एक कानून बना जिसका नाम है बंधुआ मजदूरी निषेध। ये एक्ट बना 1976 में। बंधुआ मजदूरी निषेध किया गया कि जो पहले बंधुआ मजदूर होते थे उनसे मजदूरी करवाई जाती थी, तो उस पर क्या लगाई गई है? रोक लगाई गई है। इसके अलावा एक अधिनियम बना न्यूनतम मजदूरी एक्ट। न्यूनतम मजदूरी एक्ट 1984 बना। इसके तहत सरकार के द्वारा न्यूनतम मजदूरी की घोषणा की गई, जो वर्तमान में लगभग 200-225 रुपए के समथिंग है। तो न्यूनतम 3 एक्ट बने। शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार के तहत 3 एक्ट बनाए गए। स्त्री लड़कियों की जो खरीद फरोख्त होती है उस पर रोक लगाने के लिए 1956 में एक्ट बना। बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाने के लिए 1976 में एक्ट बना। न्यूनतम मजदूरी लागू करने के लिए 1984 में एक्ट बना। अनुच्छेद 23 बेगार प्रथा, बलात्सरम का क्या किया गया? निषेध किया गया। अनुच्छेद 24 में बाल श्रम का निषेध किया गया। अब अपन आगे बात करते हैं। चौथा जो मौलिक अधिकार है वो धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार। चौथा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता क्या? मूल अधिकार। इसका उल्लेख अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक किया गया है। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण की स्वतंत्रता। यानी भारत का कोई भी नागरिक किसी भी धर्म को अपना सकता है, वो अपने, लेकिन दूसरे धर्म का अपमान नहीं कर सकता। कोई भी नागरिक किसी भी धर्म को अपना सकता है, लेकिन वो दूसरे धर्म को
नीचा नहीं दिखा सकता, यानी कि मेरा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, ये नहीं कह सकता। जबकि सभी धर्मों का, अन्य धर्मों का क्या करना चाहिए, उसे आदर करना चाहिए, लेकिन वो स्वयं किसी भी धर्म को अपना सकता है। फिर बात आती है अनुच्छेद 26 में। अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक अनुच्छेद 26 के तहत कहा गया है धार्मिक मामलों में स्वतंत्रता। धार्मिक मामलों में स्वतंत्रता यानी जैसे जो धार्मिक संस्थाएं होती है उनकी स्थापना व उनका प्रबंध कर सकता है। कोई मंदिर बना दिया या कोई संस्था बना दी जो धर्म से संबंधित हो, तो उनकी स्थापना कर सकता है और उसका प्रबंध करने की क्या की गई है, स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 27 के तहत चंदे की राशि कर मुक्त की गई। जो धर्म से संबंधित होते हैं, जैसे मंदिर होते हैं, मंदिरों पर चंदा होता है, चंदे की राशि को क्या किया गया, टैक्स फ्री किया गया। किस तहत, किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 27 के तहत। फिर बात आती है अनुच्छेद 28 की। अनुच्छेद 28 क्या कहता है, अनुच्छेद 28 कहता है धार्मिक शिक्षण संस्थाओं में, धार्मिक सरकारी शिक्षण संस्थाओं में, सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा निषेध, धार्मिक शिक्षा निषेध की गई। अनुच्छेद 28 ये कहता है कि जो सरकारी शिक्षण संस्थाएं होती हैं उनमें धर्म से संबंधित शिक्षा क्या किया गया, निषेध किया गया है। लेकिन इसका अपवाद जैसे मदरसा में जो उर्दू होती है उसकी शिक्षा दी जाती है। जो सरकारी संस्थाएं होती है लेकिन उनमें किसी भी धार्मिक शिक्षा की नहीं दी जाती, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती। सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर क्या लगाई गई है, रोक लगाई गई है। ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद जो चौथी मूल अधिकार है, चौथा मूल अधिकार, इसमें 4 प्रकार की अधिकार दिए गए। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता, 26 धार्मिक मामलों में स्वतंत्रता, अनुच्छेद 27 चंदे की राशि कर मुक्त और अनुच्छेद 28 सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा निषेध की गई है। अब जो कुछ अनुच्छेद 28 में दे रखा है कि लोक व्यवस्था नैतिकता, लोक व्यवस्था नैतिकता, इसके अलावा स्वास्थ्य एवं राज्य सुरक्षा के आधार पर, राज्य सुरक्षा के आधार पर उपयुक्त धार्मिक स्वतंत्रताओं को प्रतिबंधित किया जा सकता है। यानी लोक व्यवस्था के लिए, नैतिकता के लिए, स्वास्थ्य के लिए और राज्य सुरक्षा के आधार पर इन पर क्या किया जा सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अगर इनसे राज्य की व्यवस्था में नुकसान होता है तो ऐसी स्थिति में इन पर क्या लगाया जा सकता है, रोक लगाई जा सकती है। अब अपन बात करते हैं अगला जो मौलिक अधिकार है, 5वां मौलिक अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का मूल अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का मूल अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का मूल अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का मूल अधिकार। इसमें उल्लेख किया गया अनुच्छेद 29 से 30 तक। अब अनुच्छेद 29 क्या कहता है, अनुच्छेद 29 क्या कहता है, अनुच्छेद 29 कहता है कि नागरिक अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति, भाषा, लिपि, संस्कृति का क्या कर सकता है, संरक्षण करने का अधिकार है। तो नागरिक भाषा, लिपि, संस्कृति के संरक्षण का अधिकार, संरक्षण का अधिकार। यानी जो प्रत्येक भारतीय है वो अपनी भाषा का, अपनी लिपि का, अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने का अधिकार उसे दिया गया है। फिर बात आती है अनुच्छेद 30 की। अनुच्छेद 30 में जो अल्पसंख्यक वर्ग है, अल्पसंख्यक जो वर्ग है उनकी भाषा, लिपि, संस्कृति के संरक्षण का अधिकार इन्हें दिया गया है। जो संख्या में कम है तो उन्हें भाषा, लिपि, संस्कृति के संरक्षण का अधिकार दिया गया है। वह अपनी भाषा की सुरक्षा कर सकते हैं,
अपनी लिपि की सुरक्षा कर सकते हैं, अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने में का अधिकार इन्हें दिया गया। तो दोस्तों ये थे 5वां मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 29 भाषा, लिपि, संस्कृति, यानी भारत के नागरिकों को अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति का संरक्षण करने का अधिकार दिया गया है। और अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्गों को भाषा व लिपि, संस्कृति की संरक्षण करने का अधिकार दिया गया है। अब अपन बात करते हैं 6वें मौलिक अधिकार की। 6वां जो मौलिक अधिकार है 6वां मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का मूल अधिकार। संवैधानिक उपचारों का मूल अधिकार, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 32 में किया गया है। अब अनुच्छेद 32 क्या कहता है? अनुच्छेद 32 में यह कहा गया है कि अनुच्छेद 32 जो बाकी 5 मौलिक अधिकार थे, इनकी सुरक्षा की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 32 देता है। अनुच्छेद 32 के तहत जब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है अनुच्छेद 32 के तहत। जबकि अनुच्छेद 226 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। अब ये 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी होती है? तो सबसे पहले अपन देखें जो अनुच्छेद 32 है, इस 32 को B.R. अम्बेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया था। क्या कहा गया था? संविधान की आत्मा। संविधान की आत्मा किसने कहा था? B.R. अम्बेडकर ने कहा था। B.R. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की क्या कहा था? आत्मा कहा था। ठीक है दोस्तों, अब अपन बात करते हैं कि जो 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी होती है। 5 प्रकार की रिट में सबसे पहले आती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबियस कोर्पस। इसमें एक आ गया है बंदी बनाया गया जो व्यक्ति है उसको 24 घंटे के भीतर नजदीकी न्यायालय में क्या किया जाए? सशरीर उपस्थित किया जाए। सशरीर उपस्थित किया जाए, इस प्रकार की रिट जारी की जाती है। यानी ये रिट कब जारी की जाती है? ये रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने, जब व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने, मनमानी ढंग से की गई गिरफ्तारी को रोकने के लिए राज्य और व्यक्ति, किसके खिलाफ? राज्य और व्यक्ति, इनके खिलाफ ये जारी की जा सकती है। यानी कहने का मतलब ये है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं होती है, उन व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं की रक्षा के लिए और मनमानी जो गिरफ्तारी होती है उसको रोकने के लिए राज्य व व्यक्ति के विरुद्ध बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबियस कॉर्पस नामक रिट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की जाती है। इसके अलावा अगली जो रिट आती है वो आती है अधिकार पृछा। कौन सी आती है? अधिकार पृछा। अधिकार पृछा का मतलब होता है क्यू वारंट। क्या होता है? क्यू वारंट। यानी अधिकार पृछा का मतलब किस अधिकार से, यानी अनाधिकृत रूप से। जैसे मान लो स्कूल की बात है, कोई स्कूल में प्रिंसिपल की अनुपस्थिति है और उस अनुपस्थिति में दूसरा उसकी जगह उसकी मोहर को प्रयोग कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में अगर जांच होती है तो पता चलता है कि इस तारीख को प्रिंसिपल छुट्टी पर था लेकिन उसके बाबू ने उसकी जगह मोहर लगा दी और साइन कर दिए, तो ऐसी स्थिति में उस बाबू को पूछा जाता है कि आपने ये किस अधिकार से किया, तो उसके खिलाफ क्यू वारंट जारी किया जाता है। यानी अनाधिकृत रूप से सार्वजनिक पद को धारण करने वाले, सार्वजनिक अनाधिकृत रूप से बिना अधिकार से सार्वजनिक पद को धारण करने वाले या पद का दुरुपयोग करने वाले व्यक्ति या लोक सेवक के खिलाफ ये याचिका जारी की जाती है। जो अनाधिकृत रूप से बिना अधिकार से किसी पद को धारण करते हैं या सामाजिक प्रतिष्ठा, सामाजिक
जो पद होता है उसको धारण करता है, साथ ही साथ या पद का दुरुपयोग करता है तथा व्यक्ति या ये लोक सेवक के विरुद्ध ये क्यू वारंट जारी किया जाता है। अब जो तीसरा रीट आती है, तीसरी रीट आती है परमादेश। कौन सी आती है? परमादेश। परमादेश को कहते हैं मेंडामस। क्या कहते हैं? मेंडामस। मेंडामस का मतलब है, परमादेश का मतलब है उच्च आदेश। क्या होता है? उच्च आदेश। उच्च आदेश किस तरह से? जैसे ये केवल जो परमादेश है ये केवल सरकारी, जो केवल सरकारी कर्मचारी होता है उसके खिलाफ जारी की जाती है। केवल सरकारी जो कर्मचारी होता है उसके खिलाफ जारी की जाती है। जब कोई सरकारी शाखा या कर्मचारी सही ढंग से कार्य नहीं करता तो उसके खिलाफ परमादेश जारी किया जाता है, उच्च आदेश जारी किया जाता है। फिर जो चौथी रीट आती है वो आती है प्रतिषेध। प्रतिषेध, प्रतिषेध का मतलब होता है मना करना। क्या करना? मना करना। और प्रतिषेध को कहते हैं प्रोवेशन। प्रोवेशन, ध्यान रखना। क्या कहते हैं? प्रोवेशन कहते हैं, यानी मना करना। फिर मना करने में जिस तरह से उच्च न्यायपालिका के द्वारा निम्न न्यायपालिका, उच्च न्यायपालिका के द्वारा निम्न न्यायपालिका में चलने वाले मामले पर क्या लगाई जा सकती है? रोक लगाई जाती है। जैसे किसी केस की सुनवाई हाई कोर्ट में हो रही है तो उसकी सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट क्या लगा सकता है? रोक लगा सकता है। तो प्रतिषेध का मतलब होता है मना करना। फिर जो पांचवी रीट आती है वो आती है, पांचवी जो रीट आती है वो आती है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण लेख। उत्प्रेषण लेख से मतलब क्या होता है? उत्प्रेषण लेख का मतलब होता है ऊपर मंगाना। क्या करना? ऊपर मंगाना। इसे कहते हैं सेरियो सेरियो शेरियो योरी योरी शेरियो रोरी शेरियो योरी, यानी इसे कहा जाता है सेरिटियो योरी सेरोटियो रोरिली कहा जाता है। तो उत्प्रेषण का लेख का मतलब है ऊपर मंगाना। अगर निम्न न्यायपालिका में, निचली न्यायपालिका में अगर किसी केस की सुनवाई नहीं हो रही थी तो उस स्थिति में उत्प्रेषण लेख जारी किया जाता है और उस केस को उच्च न्यायपालिका में पहुंचा दिया जाता है। तो दोस्तों ये थे अपने 6 मौलिक अधिकार। इसके अलावा जो आता है अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 35 और अनुच्छेद 36। जो 35 है ये कि 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। 34 और 35, 33, 34, 35 ये सेना से संबंधित है। जैसे 33 में कहा गया है रक्षा, सेना, सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, खुफिया और पुलिस एजेंसी के सदस्यों पर कर्तव्य के दौरान मूल अधिकार लागू नहीं होते। तो अब अपन बात करते हैं जो अनुच्छेद 33 में क्या दे रखा है। 5 प्रकार की रीट जारी की जाती है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण लेख, प्रतिषेध और अधिकार पृछा। ये 5 प्रकार की रीट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की जाती है। अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट के द्वारा 5 प्रकार की रीट जारी की जाती है। अब जो अनुच्छेद 33 है, आर्टिकल 33, इसमें सेना, रक्षा बल, सेना, रक्षा बल, अर्धसैनिक बल, पुलिस, अर्धसैनिक बल, पुलिस, खुफिया एजेंसी, जो सीबीआई होती है, खुफिया एजेंसी के सदस्यों पर कर्तव्य के दौरान मूल अधिकार लागू नहीं होते हैं। फिर अनुच्छेद 34 ये कहता है कि देश के किसी भाग में मार्शल लॉ लागू होने पर
यानी देश के किसी भाग में मार्शल लॉ लागू होने पर उस क्षेत्र में मौलिक अधिकार समाप्त हो जाएंगे। अगर किसी भारत के किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू हो जाता है, सैनिक शासन लग जाता है, तो वहां पर मौलिक अधिकार समाप्त हो जाएंगे। अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 35 क्या कहता है? अनुच्छेद 35 कहता है कि भारतीय जो संसद होती है वो मौलिक अधिकार होते हैं उनकी क्रियान्विति हेतु कानून बना सकती है। तो संसद मौलिक अधिकारों के लिए क्या कर सकती है? कानून बना सकती है। इसके अलावा जो अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 में किसका उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 12 और 13 में अनुच्छेद 12 में कहा गया है, आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। किसकी? राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य शब्द का उल्लेख किसमें किया गया है? अनुच्छेद 12 में किया गया है। और अनुच्छेद राज्य शब्द में परिभाषा में क्या क्या आते हैं? भारत सरकार आती है, राज्य सरकार आती है, संसद आती है, राज्य विधानमंडल आता है, राज्य विधान परिषद आती है, राज्य सभा आते हैं, स्थानीय शासन के पदाधिकारी, अन्य पदाधिकारी शामिल होते हैं। यानी भारत सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, इसके अलावा संसद, राज्य विधानमंडल, राज्य विधान परिषद, तो ये सब किसमें शामिल होते हैं? राज्य की परिभाषा में शामिल होते हैं। अनुच्छेद 13 में यह कहा गया है, यदि संसद द्वारा बनाया गया कानून, संसद क्या करती है? कानून बनाती है। क्या बनाती है? कानून बनाती है। और जो कानून बनाती है उस कानूनों बनाने में अगर वो कानून मौलिक अधिकारों पर क्या करते हैं? अतिक्रमण करते हैं, मौलिक अधिकारों पर रोक लगाते हैं, तो उन मौलिक अधिकारों को न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? रद्द कर सकता है। क्या कर सकता है? रद्द कर सकता है, यानी शून्य घोषित कर सकता है। जैसे इसे कहते हैं न्यायिक गारंटी और न्यायिक संरक्षण। इस अनुच्छेद में क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? न्यायिक गारंटी व न्यायिक संरक्षण किस अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 13 में यह कहा गया। अब अपन बात करते हैं कि कौन से मौलिक अधिकार सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है और कौन से मौलिक अधिकार विदेशियों को प्राप्त है। केवल भारतीयों को प्राप्त मूल अधिकार। ठीक है दोस्तों, अब कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त है? तो आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। ये अनुच्छेद केवल भारतीयों को ही प्राप्त है। किसको प्राप्त है? केवल भारतीयों को ही प्राप्त है। फिर बात करते हैं कि कौन से मौलिक अधिकार सेना और भारत सरकार से संबंधित है, यानी राज्य व सेना तथा न्यायालय को प्राप्त, उनसे संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद है? तो राज्य से संबंधित 12, फिर 13, 33, 34 और 35। अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 35 ये राज्य, सेना तथा न्यायालय से संबंधित है। इसके अलावा कौन से अनुच्छेद हैं जो आपातकाल में निलंबित नहीं होते? तो अनुच्छेद 20 और 21 ये आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं होते। और आपातकाल में सबसे पहले अनुच्छेद 19 निलंबित होता है। कौन सा अनुच्छेद निलंबित होता है? आपसे पूछा जा सकता है कि आपातकाल के दौरान कौन से अनुच्छेद सबसे पहले निलंबित होता है? 19। कौन सा नहीं होता? 20 और 21। केवल भारतीयों को प्राप्त है तो अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, 29 और 30। 15
जिसमें धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव की समाप्ति। 16 में लोक नियोजन समान अवसर। 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं। 29 जो भाषा, लिपि, संस्कृति के संरक्षण का अधिकार। 30 अल्पसंख्यक वर्गों की भाषा, लिपि, संस्कृति का अधिकार, ये केवल भारतीयों को ही प्राप्त है। न्यायालय को, राज्य व सेना तथा न्यायालय को, अनुच्छेद 12 जिसमें राज्य शब्द की परिभाषा। 13 में न्यायपालिका के द्वारा जो संसद के द्वारा बनाए गए कानून अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो उसे रद्द किया जा सकता है। 33 में जो सशस्त्र बल है, सुरक्षा बल है, अर्धसैनिक बल है, पुलिस है, इन सदस्यों पर जो कर्तव्य का पालन करने के दौरान इन पे मूल अधिकार लागू नहीं होते। फिर अनुच्छेद 34 किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लग जाता है। और 35 में मौलिक अधिकारों की निवृत्ति के लिए संसद कानून बना सकती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम मौलिक अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण विवादों के बारे में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।